तो फिर क्या है ना कि फिर इंडिया एक देश है, इंडिया एक धर्मशाला नहीं है, ठीक है ना, कि कोई भी आएगा खाना खाएगा 2 दिन रुकेगा फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इंडिया में भी एक लीगल सिस्टम है, ठीक है। अब आपके अंदर बेसिकली एक फील आ रहा होगा कि अरे यार बेचारे वो तो परेशान हैं, कहाँ जाएंगे, इसका भी मैं एक आंसर दूंगा आपको। ये इलीगल माइग्रेशन है, आप माइग्रेशन लीगल करिए, आप डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हम आपको रहने की भी जगह देंगे, सब्सिडी भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन सर आप इलीगली आप घर में घुस के आ रहे हो तो हम आपको नहीं रहने देंगे ना, कि आपका जो घर है वो आपका घर है, वो किसी और का घर नहीं है। तो जैसे आपका घर है, वैसे ये देश भी आपका घर है। तो जिस तरीके से हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं उस तरीके से हमको अपने देश को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और बेसिकली हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला नाम की जगह है, जो हिमाचल का एक एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, वहां पर इनकी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी है और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ये तीनों देश जो हैं ये बेसिकली सेक्युलर कंट्रीज नहीं है, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। और रिलीजन के नाम पर, सेक्स के नाम पर, जेंडर के नाम पर यहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है एक तरीके से, वो परसिक्यूशन का सीन कहलाता है। यानी जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जो पड़ोसी देशों में है, उनको हमको इंडिया लेकर आना है, उनको सिटीजनशिप दिलवानी है, इंडिया में उन्हें सुरक्षित रखना है, और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी सिटीजनशिप की प्रोसेस को बहुत जल्दी हमें करना है। अगर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी रिफ्यूजी बन के आ गए हैं तो आपको तो हम सिटीजनशिप दे ही रहे हैं सीए से। लेकिन एनआरसी में अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कोई मुस्लिम आया है इंडिया, और अगर आप सर इलीगली आ गए हो, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम हैं और आप इलीगली घुस गए हो इंडिया में तारों के नीचे से, है ना, और फिर किसी को बता भी नहीं रहे हो कि आप इलीगली रह रहे हो, और पिछले आपको 2, 3, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, आपने यहाँ शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिया, आपने आधार कार्ड तो वैसे ही बन जाता है और आधार कार्ड के नाम पर दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा लिए और इंडिया में सिटीजन की तरह रहने लगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आप सिटीजन। तो एनआरसी में ये चेक किया जाएगा कि कौन आदमी यहाँ पर लीगली आया है और कौन आदमी इलीगली आया है। क्योंकि आप अगर बेसिकली इस्लामिक कंट्री में रहने वाले मुस्लिम हैं तो आपका वहां पर परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी कंट्री में जो बेसिकली इस्लामिक कंट्री, तो मुस्लिम ही वहां मेजॉरिटी में, तो उनका परसिक्यूशन नहीं होता, उनका टॉर्चर नहीं होता। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर्स सीरीज में। और इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स हैं उनको भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जितना ज्यादा करंट अफेयर में रहता है उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, उतना ही ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल भी है और उतना ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है CAA-NRC, जिसे हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए टॉपिक एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां पर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हो सकते हैं, जो कि होने भी चाहिए, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस पूरे के पूरे करंट अफेयर के टॉपिक को एक तरीके से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आपको सारी चीजें बैलेंस करके ही अपनी आंसर राइटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझना जरूरी है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे करंट अफेयर में ये तीनों टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होती है। इसके अलावा इंडिया में जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम रही है वो कैसे आई है और माइग्रेशन की उस प्रॉब्लम से क्या क्या इश्यूज हुए हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए CAA-NRC कैसे लाया गया और CAA-NRC की वजह से क्या क्या इश्यू हुए हैं, ये हमें देखने हैं एक सीरीज में। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया में सिटीजनशिप लॉ किस तरीके के हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है वो हम देखेंगे और उसके क्या इश्यूज हैं। प्लस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जब CAA 2019 में इंप्लीमेंट किया गया था, जब प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था, जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करे से कानून बनाया था, तो आसाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में शाहीन बाग में तो प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे। वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का क्या इशू रहा था वो हम लोग देखेंगे। और नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन क्या होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे CAA और NRC में एक्चुअली में फर्क क्या है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेसिकली इंडेक्स है हमारा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि
इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं जिसको बेसिकली हम लोगों को समझना है। सबसे पहले आता है सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप बेसिकली एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटस होता है जो किसी भी पर्सन को दिया जाता है, और उस ऑफिशियल स्टेटस के प्रिविलेज की वजह से आप किसी भी एक देश में परमानेंटली रह सकते हो, और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या लीगल राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स हैं उस देश के, वो आपको मिलते ही मिलते हैं। जैसे आप और मैं, हम सभी इंडिया में बेसिकली परमानेंटली रहते हैं क्योंकि हमारे पास सिटीजनशिप का स्टेटस है, और उस स्टेटस की वजह से जितने भी फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वो सारे के सारे बेसिकली हमें यहां पर मिलते हैं। ये जो ऑफिशियल स्टेटस है जो हमें हर तरीके का प्रिविलेज दिलवाता है इस देश में, उसी को ही हम लोग सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं। खैर, अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली परसिक्यूशन के बारे में। अब ये परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, परसिक्यूशन का मतलब होता है किसी को यातना देना, किसी को टॉर्चर करना, किसी पर अत्याचार करना। तो यहां पर परसिक्यूशन वर्ड का जो इस्तेमाल है वो हम लोग अपने पड़ोसी देशों के लिए करेंगे, अब बांग्लादेश के लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे, अफगानिस्तान के लिए करेंगे, कि वहां पर बेसिकली जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनको किस तरीके से वहां पर परेशान किया जाता है, उस सेंस में हम लोग यहाँ पे परसिक्यूशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो तीनों देश हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ये तीनों देश जो हैं ये बेसिकली सेक्युलर कंट्रीज नहीं है, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 टू 28 में राइट टू रिलीजन है, जो बेसिकली एक तरीके से फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है रिलीजन के लिए, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल या प्रस्तावना है उसमें भी सेक्युलरिज्म वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ऐड करवाया था। ठीक है, तो इंडिया बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की कंट्री नहीं, सेक्युलर कंट्री। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि मेजॉरिटी रिलीजन यहां पर बेसिकली सनातन ही है, लेकिन सेक्युलरिज्म का एसेंस दिखता है पूरी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें आपको सेक्युलरिज्म वर्ड कहीं पर भी नहीं दिखता। उनका कोई राइट टू रिलीजियस फंडामेंटल राइट भी नहीं है, वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। अब जब वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उन कंट्रीज में मेजॉरिटी में, और माइनॉरिटी में आपको बाकी दूसरे रिलीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें हिंदुइज्म आ जाता है, सिखिज्म आ जाता है, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारे के सारे बेसिकली इन देशों में माइनॉरिटीज हैं। और रिलीजन के नाम पर, सेक्स के नाम पर, जेंडर के नाम पर यहां पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है एक तरीके से, वो परसिक्यूशन का सीन कहलाता है। और इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है? जब आप अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जाकर परमानेंटली रहने लगते हैं, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही पैदा हुए थे, इंडिया के सिटीजन थे, आपने इंडिया छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया जाके परमानेंट शिफ्ट हो गए, तो आप ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट कहलाएंगे। जैसे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से रिफ्यूजी आते हैं ना इंडिया में, तो वो इंडिया में क्या कहलाते हैं? इमिग्रेंट कहलाते हैं। ये तीन टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बेसिकली समझनी यहां पर बहुत जरूरी है। अब हम लोग बेसिकली ये बात करते हैं कि माइग्रेशन इंडिया में कब कब कहां से हुआ है, क्योंकि देखिए सीए एनआरसी में बेसिकली जो इसका दो मोटो इसके सबसे जरूरी है। हम लोग इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं, पहले मैं आपको एक कंटेंट समझा देता हूं। हम लोग इतनी डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो सीएए और एनआरसी है, ये दो अलग अलग कानून है, ठीक है, और इन दो अलग अलग कानूनों का जो इंटेंशन है वो अलग अलग है। सीएए का यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का क्या इंटेंशन है? सीएए का इंटेंशन ये कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, यानी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी, ये रिलीजियस माइनॉरिटी हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दिलवानी है। और अगर वो लोग ऑलरेडी इंडिया, इनमें से ऑलरेडी लोग इंडिया आ चुके हैं और उनको सिटीजनशिप मिलने में बहुत देरी हो रही है, जैसे 11-11 साल लग रहे थे पहले, तो उसको हमने घटा के 5 साल से कम में 18 महीने, 12 महीने तक हमको लेकर आना है। यानी जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जो पड़ोसी देशों में है, उनको हमको इंडिया लेकर आना है, उनको सिटीजनशिप दिलवानी है, इंडिया में उन्हें सुरक्षित रखना है, और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी सिटीजनशिप की प्रोसेस को बहुत जल्दी जल्दी हमें करना है। ये सीएए का इंटेंशन है, नंबर 1। नंबर 2, एनआरसी का क्या इंटेंशन है? एनआरसी का इंटेंशन ये है कि सर, अगर आप लोग इंडिया आए हो इलीगली, अगर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी रिफ्यूजी बन के आ गए हैं, तो आपको तो हम सिटीजनशिप दे ही रहे हैं सीए से। लेकिन एनआरसी में अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कोई मुस्लिम आया है
इंडिया, और अगर आप सर इलीगली आ गए हो और आपके पास प्रूफ नहीं है, देखो लीगली आने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारी पंजाबी कम्युनिटीज, सिंधी कम्युनिटीज, सिख कम्युनिटीज पाकिस्तान से इंडिया आई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन तीनों कम्युनिटीज ने 1947 में जब ये इंडिया आए सर लीगली सिटीजनशिप ली, कानूनी तौर पर नागरिकता ली, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है क्योंकि सरकार को और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम हैं और आप इलीगली घुस गए हो इंडिया में तारों के नीचे से, है ना, और फिर किसी को बता भी नहीं रहे हो कि आप इलीगली रह रहे हो, और पिछले आपको 2, 3, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, आपने यहां शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिया, आपने आधार कार्ड तो वैसे ही बन जाता है और आधार कार्ड के नाम पर दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा लिए और इंडिया में सिटीजन की तरह रहने लगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आप सिटीजन हैं। तो एनआरसी में यह चेक किया जाएगा कि कौन आदमी यहां पर लीगली आया है और कौन आदमी इलीगली आया है। अगर कोई लीगली आया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाई तुम लीगली आए हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अगर आप इलीगली आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अगर कोई इलीगली आया है जो नॉन मुस्लिम है तो उसको हम सिटीजनशिप बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स को पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में परसिक्यूट किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी किलिंग की जा रही थी, उनको तंग किया जा रहा था, तो इंडिया उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम हैं और आप इलीगली इंडिया आ गए तो सर आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी आपको जिन तारों के नीचे से आप आए थे उन्हीं तारों के नीचे से आपको वापस भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपके पास इंडिया आने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आप अगर बेसिकली इस्लामिक कंट्री में रहने वाले मुस्लिम हैं तो आपका वहां पर परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी कंट्री में जो बेसिकली इस्लामिक कंट्री, तो मुस्लिम ही वहां मेजोरिटी में, तो उनका परसिक्यूशन नहीं होता, उनका टॉर्चर नहीं होता। इक्का दुक्का केसेस की बात अलग है, एक्सेप्शंस की केसेस की बात अलग है, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग इन चीजों को, जनरली ऐसा नहीं होता। तो सर आपको तो हम लोग इंडिया में इलीगली नहीं आने देंगे। हाँ, आपको लीगली आना है, आप सर डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, आप आ जाइए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने वो एक पाकिस्तान के बहुत फेमस सिंगर है, उनका नाम सुना होगा, अदनान सामी। तो अदनान सामी पाकिस्तान के सिंगर थे, मुस्लिम, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, तो उन्होंने इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया ना, और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें सिटीजनशिप दे दी, आज वो इंडिया के सिटीजन है। ठीक है, पूरी तरीके से इंडियन सिटीजन है वो। तो इस तरीके की प्रोसेस फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आप इलीगली आ रहे हो तो फिर क्या है ना कि सर इंडिया एक देश है, इंडिया एक धर्मशाला नहीं है, ठीक है ना, कि कोई भी आएगा, खाना खाएगा, 2 दिन रुकेगा, फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इंडिया में भी एक लीगल सिस्टम है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली माइग्रेशन कहां से हुआ है, क्योंकि जहां जहां से माइग्रेशन हुआ उनमें से किनको रोकना है और किनको वापस भेज देना है, तभी तो डिसाइड किया जाएगा। देखिए 12th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक पारसी कम्युनिटी ने इंडिया में गुजरात में और मुंबई में, मतलब पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन मेजरली मुंबई में माइग्रेट किया, और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको जगह दी, क्योंकि ईरान में मुस्लिम जो है वो पारसी कम्युनिटी परसिक्यूशन कर रहे थे। 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब बंटवारे में बेसिकली हमने क्या किया, हमने बोला कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको इंडिया में रहना भाई इंडिया में रह लो, जिसको इंडिया में नहीं रहना वो पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। पार्टीशन के टाइम पे जो पर्सन, जो व्यक्ति, जो फैमिली इंडिया में आई, हमने उनको उनकी सिटीजनशिप दे दी, बिना किसी भी तरीके के जेंडर या रिलीजन या कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन। वेरी सिंपल सर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश बना। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसमें 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। यहां से प्रॉब्लम आपकी सबसे ज्यादा शुरू होती है, क्योंकि बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश से बंगाली जो मुस्लिम्स है, जो बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश के, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उनका बहुत ज्यादा माइग्रेशन बंगाल में भी देखने को मिलता है, और उनका बहुत ज्यादा माइग्रेशन हमें आसाम में भी देखने को मिलता है। और ये माइग्रेशन कोई लीगल माइग्रेशन नहीं है, ये इलीगल माइग्रेशन है। आप माइग्रेशन लीगल करिए, आप डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हम आपको रहने की भी जगह देंगे, सब्सिडी भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन सर आप इलीगली आप घर में घुस के आ रहे हो तो हम आपको नहीं रहने देंगे ना। आप इस चीज को इमेजिन करिए कि आपका घर किसी बिल्डिंग में है और बाजू वाली बिल्डिंग में रहने वाला आदमी चोरी चुपके रात को 12 बजे आपके घर आ जाता है, ठीक है, और आपके लिविंग एरिया में परमानेंटली रहने लगता है, और आपने उसे नहीं बुलाया है, तो क्या आप उस बाजू वाली बिल्डिंग के आदमी को अपने लिविंग रूम में परमानेंटली रहने दे दोगे क्या?
कि हाँ भाई चल आज आप 2 दिन 3 दिन तो हो ही गए, तो यहीं रह ले यार भाई तू। ऑब्वियसली आप नहीं करोगे ना, क्योंकि आपका जो घर है वो आपका घर है, वो किसी और का घर नहीं है। तो जैसे आपका घर है, वैसे ये देश भी आपका घर है। तो जिस तरीके से हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, उस तरीके से हमको अपने देश को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट यही करने की कोशिश कर रही है। तो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हमें देखने को मिला 1971 में, और इसके लिए बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने कभी परमिट नहीं किया था। कुछ लोगों को परमिट किया था लीगली, इलीगली ये बहुत लोग आए हैं। 1959 में तिब्बतन हम देखते हैं कि इंडिया में माइग्रेट हुए। इनको तो बेसिकली क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने परमिट किया था। और बेसिकली हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला नाम की जगह है, जो हिमाचल का एक एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, वहां पर इनकी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी है और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 1979 में सोवियत अफगान वॉर होता है, उसमें अफगानिस्तान से भी बेसिकली बहुत सारे मुस्लिम जो है वो इलीगली आ जाते हैं। तो भाई ये भी तो एनआरसी के अंदर आएंगे, इनको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके अंदर बेसिकली एक ही फील आ रहा होगा कि अरे यार बेचारे वो तो परेशान हैं, कहां जाएंगे। इसका भी मैं एक आंसर दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1980s और 90s में श्रीलंकन सिविल वॉर हुआ था। अब देखिए श्रीलंकन सिविल वॉर जो है वो 1983 से शुरू हुआ था और 2009 पे खत्म हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से भारत अंग्रेजों का गुलाम था एक वक्त पर, श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जिस भी एक देश को गुलाम बनाते थे वहां से बेसिकली मजदूरों को उठाते थे, स्लेव्स को खरीदते बेचते थे और किसी दूसरे देश में जाके सेटल करवा देते थे, मजदूरी करवा देते थे। जैसे अफ्रीका से ब्लैक पॉपुलेशन को उठा के उन्होंने यूरोप और अमेरिका भेजा, या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बेसिकली उठा के उन्होंने लैटिन अमेरिका भेज दिया। उसी तरीके से इंडिया के तमिलनाडु से इंडियन तमिलियंस को उठा के उन्होंने श्रीलंका भेजा। अब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया। तो ब्रिटिशर्स तो बेसिकली श्रीलंका से चले गए, लेकिन श्रीलंका में दो कम्युनिटी रह गई, मेजोरिटी माइनॉरिटी की। तो ओरिजिनल कम्युनिटी थी श्रीलंका की सिन्हालास कम्युनिटी, वो वहां रह गई मेजोरिटी में, और माइनॉरिटी में इंडियन तमिलियंस हमको वहां पर देखने को मिलते हैं। अब वो सिन्हाला कम्युनिटी श्रीलंका में इंडियन तमिलियंस का टॉर्चर करती है, लैंग्वेज के नाम पर, अलग अलग चीजों के नाम पर। तो कुछ लोगों को बेसिकली हम लोगों ने इंडिया में जगह दी, लेकिन इलीगली फिर बहुत सारे लोग आ गए, तो उनको भी संभालना मुश्किल हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और जो अभी सबसे बड़ा इशू आता है रोहिंग्यास का, ठीक है ना, 2015 से लेकर अब तक रोहिंग्यास जो है वो कंटिन्यूसली बेसिकली इंडिया में इलीगली माइग्रेट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इनका भी बेसिकली 1 मिनट के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लीजिए रोहिंग्यास का। इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं अपने कि एक भी रोहिंग्या भारत में नहीं रहेगा। अब इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल रीजन है, ये मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूं आपको, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। ये जितने भी वीडियोस में हम लोग एक एक चीज डिटेल में बात करेंगे, इसमें ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शामिल है, इसमें ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल है, इसमें ना चहल एकेडमी का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल है। ठीक है, और हमें सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को फॉलो करना है। तो यहां पर देखिए बेसिकली क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से कह दिया कि भाई रोहिंग्या को तो हम न रख रहे हैं इंडिया में। आप समझने की कोशिश करिए कि रोहिंग्या जो है वो ओरिजिनली आपकी म्यांमार की कम्युनिटी है। अब म्यांमार में आपको बुद्धिज्म जो है वो मेजोरिटी में देखने को मिलता है, और देखिए आपको और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि सारे के सारे रिलीजन के लोग चाहे जितना भी लड़ लें, लेकिन जैन कम्युनिटी और बुद्ध कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नॉन वायलेंट होते हैं थोड़े से, है ना। उनको शांति वांति पसंद है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते, अपने रिलीजन में पूजा पाठ में मगन रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रोहिंग्याज ने बेसिकली क्या है, इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू कर दिया धीरे धीरे म्यांमार में। अब बुद्धिस्ट जो है वो ज्यादातर बेसिकली क्या है, अपने फेस्टिवल्स के दौरान जो है एनिमल किलिंग्स और इन सब के अगेंस्ट में रहते हैं। बौद्ध मॉन्क्स को आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन इन्होंने बेसिकली एनिमल किलिंग्स इतनी ज्यादा मचा दी और इतना ज्यादा बेसिकली इस्लाम का अग्रेसिव स्प्रेड करने लगे कि म्यांमार के बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच में कंफ्लिक्ट शुरू हो गया। और यहां पर फिर बेसिकली ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है ये वायलेंस पर उतर रहा है, और इतने ज्यादा वायलेंस पर उतर रहा है लोगों को, मॉन्क्स को भी हाथों में हथियार लेकर सारे के सारे रोहिंग्यास को भगाना, और रोहिंग्यास को म्यांमार से भगाया गया। अब इसमें जो गलती है वो पूरी की पूरी रोहिंग्यास की है ना सर। ऑब्वियस सी बात है कि वायलेंस को जस्टिफाई यहाँ पर नहीं किया जा सकता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बुद्धिस्ट लोगों ने जो म्यांमार में रोहिंग्यास के किया वो सही था, लेकिन यहां पर बेसिकली दोनों की तरफ से हुआ है जो भी हुआ है, ताकि खां से कभी नहीं बचती। अब ये रोहिंग्यास बेसिकली म्यांमार से जब भागे तो बांग्लादेश गए। अब बांग्लादेश तो इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश में भी मुस्लिम्स रहते हैं, रोहिंग्यास भी मुस्लिम है,
तो जब ये रोहिंग्या बांग्लादेश गए म्यांमार के बाद, तो बांग्लादेश तो भाई इतनी अच्छी इस्लामिक कंट्री है, तो बांग्लादेश को रोहिंग्या तो रख लेना चाहिए था ना। लेकिन बांग्लादेश की कंट्री ने भी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी रोहिंग्यास को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि रोहिंग्या जो है वो बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी है जो जहां पर भी रहती है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, एक क्रिमिनल एक्टिविटीज क्रिएट करती है, वायलेंट एक्टिविटीज क्रिएट करती है। होने के बावजूद एक एक करके रोहिंग्या को बांग्लादेश से भगाया। अब ये रोहिंग्या बांग्लादेश की बॉर्डर्स को क्रॉस करके बंगाल के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं। तो सर इंडिया ने ठेका थोड़ी ना लेके रखा है इस दुनिया में सारे के सारे रिफ्यूजीज का, कि भाई इस दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं और जितनी भी कंट्रीज में जितनी भी रिफ्यूजी हैं, किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो भाई साहब एक काम करिए, आप इंडिया आ जाइए। इंडिया में जो लोग रहते हैं अपना घर आप लोगों को दे देंगे, अपना घर मकान बेच देंगे और आपको रह देंगे और हम लोग बे ऑफ बंगाल में जाके कूद जाएंगे। ये तो नहीं कर सकते ना हम लोग। अब मान लीजिए कि आप इन रोहिंग्यास को इंडिया में जगह दे भी देते हैं, चलिए भाई जगह दे दी, हम बन गए बहुत अच्छे। आप मुझे ये बताइए कि आप इंडिया में इनको रखेंगे कहां? जगह है अपने शहर में, अपने घर के आसपास जरा एक बार नजर डालिए, यहां पे प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाने की जगह। आप दिल्ली आइए, कार की पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है। मेट्रो बनानी पड़ती है तो पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स को तोड़ना पड़ जाता है, कितने ऑब्स्टेकल्स को हटाना पड़ जाता है। इंडिया में जगह नहीं है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन के नाम पे पहले नंबर पे आते हैं। 150 करोड़ लोग रहते हैं और पॉपुलेशन रुक नहीं रही है हमारी। ग्रोथ रेट कम हुई है लेकिन बढ़ रही है ना। 2067 तक पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी। ह्यूमन ज्योग्राफी के पॉपुलेशन पिरामिड में यही पढ़ा हमने, 200 करोड़ को टच करेंगे हम लोग। तो सर जब आज हमारे यहाँ 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ 200 करोड़ लोग रहेंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठने की छोड़िए, खड़े रहने की जगह नहीं होती। मेट्रो में इतने भीड़ हो जाती है कि एसी काम नहीं करता है। 1 BHK फ्लैट्स आपको 2-2 करोड़ के मिल रहे हैं, यानी कि आपके पास ह्यूमन स्पेस अवेलेबल नहीं है, खत्म हो चुकी जगह। अगर आप इनको रखना भी चाहेंगे तो कहां रखना चाहेंगे? अपने अपने घर पे थोड़ी ना एक एक रोहिंग्या को हम लोग रख लेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करिए। खैर, तो ये बेसिकली माइग्रेशन जो है इंडिया में हुए हैं। अब ये इलीगल माइग्रेशन हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लीगल माइग्रेशन है हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है सर। आप किसी भी देश से आए हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, नो इश्यू एट ऑल, यू आर वेलकम एज इंडियन सिटीजन ओनली। लेकिन आप जब लीगली आते हो तो पॉपुलेशन सेंसस में आपका नाम दर्ज होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता है ना कि हाँ भैया इतनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से स्कीम बनती है। उतना एग्रीकल्चर करवाएंगे, उतनी इंडस्ट्री खुलवाएंगे, उतने सर्विस सेक्टर डेवलप करेंगे, उतने स्कूल हॉस्पिटल होंगे। लेकिन मान लीजिए कि इंडिया सोच के चल रहा है कि हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, लीगल जो लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन इलीगल लोग रहने वाले 20 करोड़ और हैं। तो यानी इंडिया ने पूरी की पूरी तैयारी की है 150 करोड़ लोगों के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रैवलिंग, 150 करोड़ लोगों के लिए। रह कितने लोग रहे? 170 करोड़ लोग। यानी 20 करोड़ लोग वो 150 करोड़ में से किन्हीं और करोड़ों लोगों का हक मारेंगे ना, पूरा का पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? यानी कि भाई अगर 170 करोड़ लीगल हैं तो समझ में आता है, तो उस हिसाब से काम होगा। आप समझने की कोशिश करिए, आपके घर में कोई फंक्शन है, 100 मेहमान आए आपके घर में जिनको आपने बुलाया, तो आपने 100 मेहमानों का खाना बनाया, लेकिन इलीगली 20 लोग घुस के आ गए। अब वो इलीगली 20 लोग जो घुस के आए, आपने खाना बनाया 100 लोगों का, लेकिन टोटल मेहमान कितने हो गए? 120। अब वो 20 लोगों ने जो इलीगली आए उन्होंने लीगल 20 मेहमानों का खाना खा लिया, यानी रिसोर्सेस की कमी हो गई ना यहाँ पे। तो जो लीगली 20 लोग आए सर वो तो भूखे मर जाएंगे। यही प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। रिसोर्सेस की कमी नहीं है सर हमारे पास। इंडिया के पास ना पैसे की कमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, है ना, $3-3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, $600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व है हमारा। आने वाले कुछ टाइम पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं हम लोग। ना पैसे की कमी है, ना एग्रीकल्चर की कमी है, ना इंडस्ट्री की कमी है, ना सर्विस सेक्टर की कमी, ना किसी चीज की कमी है। लेकिन जितने लोगों के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ये तो पता चले कि कितने लोग रह रहे हैं, अदरवाइज रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा? ये प्रॉब्लम है। तो लीगल वाले के साथ कोई इशू नहीं है, इलीगल माइग्रेशन जो है ये प्रॉब्लम है, और इसी को हम लोग बेसिकली एनआरसी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हटा रहे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिटीजनशिप लॉ सबसे पहले इंडिया में समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है, आर्टिकल 5 से 11 तक इंडिया की सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 9 तक, ये जो बेसिकली आर्टिकल्स हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिटीजनशिप के बारे में चीजों को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो जो लोग पाकिस्तान से
इंडिया है, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान से या ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया है, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उसके बारे में यहां बताया गया। या फिर जो लोग इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए, उनको सिटीजनशिप कैसे उनकी वापस कर देनी कि भैया अब तुम यहाँ के सिटीजन हो, पाकिस्तान के सिटीजन हो, उसके बारे में यहां बताया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले इंडिया से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान गए और फिर बोले अरे अरे ये तो गलत हो गया, वापस इंडिया चलो। तो पहले उन्होंने सिटीजनशिप इंडिया की ठुकरा दी, पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली, फिर पाकिस्तान में लगा रहे तो गलती हो गई, फिर वापस इंडिया के फिर से सिटीजनशिप इंडिया की ले ली। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसका भी सॉल्यूशन आर्टिकल नंबर 5 to 11 में दिया है। अब जब हम लोग आर्टिकल नंबर 11 पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 11 में क्लियरली लिखा है कि इंडिया की सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनका रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगी, यानी भारत की संसद, भारत की सरकार नागरिकता से जुड़े सारे कानून बनाएगी और पूरी की पूरी अथॉरिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ही दी गई है। यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है। अब उसके अलावा एक और चीज आती है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। इसमें हम लोग ये देखते हैं 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें देखते हैं कि कोई पर्सन कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है और कैसे इंडिया की सिटीजनशिप कोई खो सकता है। भाई मान लो कि कोई इंडिया में पैदा नहीं हो, वो रशिया में पैदा हुआ है, अमेरिका में पैदा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, उसको इंडियन सिटीजन बनना है, तो वो इंडियन सिटीजन कैसे बने इसके बारे में बताया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कि भाई आप आइए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए अपने 3-3 महीने के कैलेंडर में, एक साल में 3-3 महीने आप रहिए, 5 साल 7 साल 11 साल आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। या फिर आप बेसिकली अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई रहने वाली लड़की है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली लड़की ने अगर इंडिया में रहने वाले किसी लड़के से शादी कर ली और फिर इंडिया में ही आके बेसिकली वो सेटल हो गई, तो वो इंडिया की सिटीजन बन जाएगी, क्योंकि भाई मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा उसका। या फिर अगर मान लीजिए कि आप इंडिया में रह रहे हैं और आपने बोला कि मुझे इंडियन सिटीजन नहीं बनना, मैं दूसरे देश में जाके रहूंगा, तो आप दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लीजिए, इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। या फिर अगर आप पे देशद्रोह का आरोप लग गया, दुश्मन देश के साथ आप सीक्रेट्स इंडिया के शेयर कर रहे हो, है ना, एकदम एंटी नेशनल हो गया, तो उसमें भी इंडिया जो है आपकी सिटीजनशिप आपकी खत्म कर सकता है, वगैरह वगैरह चीजें। तो ये जो नियम कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताए गए हैं। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, ये एक्चुअली में क्या करता है, ये एक्चुअली में 1955 का जो ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट है इंडिया का, CAA 2019 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को पूरी तरीके से क्या करता है, अमेंड करता है। ठीक है। और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट भी मिला था 12 दिसंबर 2019 को। ये सिटीजनशिप का पूरा सिनेरियो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता क्या है 2019। इसमें सबसे पहले इसने क्या किया है कि जो इलीगल माइग्रेंट है उनकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को उसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये डेफिनेशन चेंज की गई है, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से रिलीजन आ रहे हैं, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम 3 countries, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, who entered into India on or before 31st of December 2014 and who has been exempted by the central government। यहां पर यह बोला गया है CAA 2019 में कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये 6 कम्युनिटीज, अगर ये 6 कम्युनिटीज इंडिया आ गई माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन पर करके, ठीक है, कहां से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, कब आई, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी, ये जो 6 कम्युनिटीज हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस्लामिक कंट्रीज में माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, तो उनको वहां पर परेशान किया जाता है, किलिंग्स की जाती है। आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है, हमें भी ये बात पता है 1947 में पाकिस्तान में कितने हिंदू, सिख और क्रिश्चियन रहते थे, आज कितने रहते हैं, नहीं के बराबर। अफगानिस्तान की तो सर हालत ही छोड़ दीजिए, है ना, मतलब तालिबान नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही अब वहां की सरकार चला रही, तो वो तो केस ही अलग हो चुका है ना, उसका तो मतलब ऐसा है कि भगवान ही मालिक है। और बांग्लादेश में भी आपको पता है 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो 1971 में कितने हिंदू, सिख और क्रिश्चियन रहते थे और आज कितने रहते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली कम हुई है। तो या तो वहां पर उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है,
धमकी देकर, डरा धमकाकर, या तो फिर डायरेक्टली उनकी किलिंग कर दी जाती है, इसलिए पॉपुलेशन कंटिन्यूसली कम हुई है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया में जो सेक्युलर कंट्री है वो बेसिकली उन रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करती है जो माइनॉरिटीज है दूसरे देश में। भाई हिंदू इन कंट्रीज में माइनॉरिटी, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। जैन माइनॉरिटी, बुद्ध माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पारसी माइनॉरिटी, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इनको अगर ये सारी की सारी कम्युनिटीज इन 3 कंट्री से 31 ऑफ दिसंबर या उससे पहले आई है, उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। अब इस पर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एंटी मुस्लिम है। बिल्कुल एंटी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप मुस्लिम्स के अगेंस्ट में लेकर आ रहे हैं सीए। देखो, आपको ना इस एक्ट का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो हो सकता है वो हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वही तो डेमोक्रेसी है हमारे देश की। लेकिन यूपीएससी में आपको जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज वही लिखिएगा। प्लीज सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपने यूपीएससी के मेंस में आंसर मत लिख के आ जाइएगा सर, नंबर नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि आपको लॉ को फॉलो करना है, आपको इमोशंस को फॉलो नहीं करना है। ठीक, अब यहां पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था, जो मिसकंसेप्शन यहां पर क्रिएट हुए थे जो शाहीन बाग और दूसरे इलाकों में, कि भाई ये मुस्लिम्स के खिलाफ है क्योंकि मुस्लिम रिलीजन इंडिया में नहीं पैदा हुआ था, इसलिए इनको मुस्लिम से बाहर रखा गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन रिलीजन भी इंडिया में कहां पैदा हुआ था? वो तो इंडिया से बाहर पैदा हुआ था। हम तो क्रिश्चियन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पारसी रिलीजन इंडिया का कहां है ओरिजिनली? पारसी रिलीजन तो ओरिजिनली ईरान का है। हम तो पारसी रिलीजन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एंटी मुस्लिम नहीं है, ये प्रो माइनॉरिटीज है। अगर कोई ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी होती, एग्जाम्पल के तौर पे अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी एक सेक्ट है, अहमदिया सेक्ट को दुनिया में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज में जितने भी मुस्लिम हैं, शिया सुन्नी वगैरह वगैरह, अहमदिया मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ही नहीं मानते। और उन अहमदिया मुस्लिम्स होते हुए भी इनका परसिक्यूशन किया जाता है मुस्लिम कंट्री में। इस पूरी दुनिया में इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिन्होंने अहमदिया मुस्लिम को पनाह दी है, माइग्रेशन करके उनको इंडिया में लाया है और सिटीजनशिप प्रोवाइड की है। तो हमने तो मुस्लिम्स के नाम पर, जिन मुस्लिम्स को सारी दुनिया के मुस्लिम्स ने ठुकरा दिया, इंडिया ने उन मुसलमानों को बेसिकली क्या किया? एक्सेप्ट किया। फिर एक तो सर ये भी तरीका है ना, एक पॉइंट तो ये भी है इंडिया के फेवर का। तो बेसिकली क्या है, एंटी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज है, इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका सीए कहता है। अब इसमें इश्यूज भी हैं बहुत सारे, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि इश्यूज हैं बहुत सारे। नंबर 1, सिर्फ 3 कंट्रीज को क्यों? आपने सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को क्यों लिया सर? आपने श्रीलंका को क्यों नहीं लिया? आपने नेपाल को क्यों नहीं लिया? आपने भूटान को क्यों नहीं लिया? आपने म्यांमार को क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया सर हमने, क्योंकि सीए एक्ट में ये लिखा है कि 1947 से पहले जो कंट्रीज इंडिया में आती थी, है ना, क्योंकि देखिए 1947 से पहले पाकिस्तान भी इंडिया में था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, और आपका बेसिकली 1896 तक तो बेसिकली क्या था कि जो अफगानिस्तान था वो भी इंडिया का ही तो पार्ट था। हमने सिख अफगान वॉर में मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ी है ये चीज। तो ये तीनों बेसिकली क्या थे 1947 के, अगर रिसेंट ईयर्स की बात करते हैं तो ये तीनों इंडिया के ही पार्ट थे। और इन तीनों पार्ट्स में हमें सबसे ज्यादा हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई नंबर 1। रीजन नंबर 2, ये तीनों की तीनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। यहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन होता है और उन रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है, इसलिए हम ले रहे हैं इन तीनों को। नंबर 3, नेपाल ऑलरेडी हिंदू कंट्री है ना, हिंदू मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन है, वहां पे बेसिकली किसी भी तरीके का परसिक्यूशन होता नहीं है, तो वहां उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। भूटान ऑलरेडी एक शांति वाला देश है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता। श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, लेकिन वहां पर बेसिकली क्या है कि क्रिश्चियंस भी रहते हैं और सब लोग बेसिकली रहते हैं। देखिए सिविल वॉर चला वहां पे, लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका में रिलीजियस वायलेंस के नाम पर स्टेबिलिटी है। हम सभी इस चीज को मानते हैं। 1983 से लेकर 2009 तक बहुत बड़ा सिविल वॉर वहां पर चला, रिलीजन के नाम पर, जेंडर के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रेस, क्रीड के नाम पर। लेकिन सीए कब आ रहा है? 2019 में। श्रीलंका में सिविल वॉर 2009 में खत्म हो चुका है। तो जब 2019 में सीए आ रहा है, तो 10 साल पहले जहां पर वॉर खत्म हो चुका है, वहां पर श्रीलंका जैसे देश को आपको
वहां पर इंक्लूड करने की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। और म्यांमार का जो इशू है वो सिर्फ एक रोहिंग्या इशू है, और वो रोहिंग्या इशू सिर्फ इंडिया या म्यांमार का नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन तक गया होगा। और म्यांमार कभी भी देखिए इंडिया का पार्ट जो है रिसेंट हिस्ट्री में नहीं रहा है। अगर आप बहुत पहले चले जाएंगे चोला एम्पायर तक, तो फिर क्या है कि हम लोग को तो फिर तो इंडोनेशिया को भी लेना पड़ जाएगा, सिंगापुर को भी लेना पड़ जाएगा, सारी आसियान कंट्रीज को लेना पड़ जाएगा। ठीक है, बिहार के जो किंग थे विक्रमादित्य, उनका अगर शासन देख ले तो फिर तो हमको यूएसएसआर और रशिया की बॉर्डर तक जाना पड़ जाएगा, तो पूरा एशिया ही अखंड भारत बन जाएगा। तो हम रिसेंट हिस्ट्री में देखते हैं, लेट्स नॉट गो बैक टू दैट एरिया। अदरवाइज क्या है कि साउथ चाइना सी में भी फिर बेसिकली क्या है कि अखंड भारत में आ जाएगा, वहां के लोगों को भी सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। तो हम लोग उतने पुराने नहीं जा रहे हैं, हम रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाई ओनली 3 कंट्रीज, उसका मैंने जवाब दे दिया है ना। अब आई एम सो सॉरी, यहां पर बेसिकली वाई ओनली 6 कम्युनिटीज। अब सिर्फ 6 कम्युनिटीज को ही क्यों दे रहे हैं सर? हम लोग हिंदू को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, क्रिश्चियन को दे रहे हैं, जैन को दे रहे हैं, बौद्ध को दे रहे हैं और पारसी को दे रहे हैं, क्योंकि सर यही 6 कम्युनिटीज जो हैं वो इन 3 इस्लामिक कंट्रीज में माइनॉरिटीज में, इसलिए उनका परसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए दे रहे हैं। भाई एक मुस्लिम का मुस्लिम कंट्रीज में परसिक्यूशन हो सकता है, मैं मानता हूं इस चीज को, आप भी मानते होंगे इस चीज को, हम सब मानते हैं, लेकिन इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, ऐसे में तो बेसिकली क्या है कि आपने वो गदर 2 मूवी आई थी, तो जिसमें आपने बेसिकली सनी देओल का डायलॉग सुना होगा कि आज भी अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को इस बात के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए कि अगर वो इंडिया जाएं तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अरे भैया कहां रखोगे 15 करोड़ पॉपुलेशन को दूसरे देश की। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग इसीलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं इनको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबको थोड़ी ना इंडिया में ला लेंगे, रखेंगे कहाँ? हम खुद 150 करोड़ हो चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन खुद 15 और 25 करोड़ की हो रखी, रखेंगे कहाँ? और वैसे भी वो तो मुस्लिम्स ही है ना, तो इस्लामिक कंट्री में दे आर हैप्पियर, नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए हमने सिर्फ 6 कम्युनिटीज को रखा है। खैर, और यहां पर बेसिकली क्या है कि रिलीजियस परसिक्यूशन को ही क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि रिलीजियस परसिक्यूशन सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। देखो परसिक्यूशन या डिस्क्रिमिनेशन हर कंट्री में होता है, इंडिया में भी तो कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। यूरोप में आप चले जाइए, अमेरिका में आप चले जाइए, ब्लैक वर्सेस व्हाइट जो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, लेकिन रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सबसे ज्यादा वाइड लेवल पे किया जाता है, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ इसको इन्वॉल्व किया। ठीक है, इन ये जो 3 इशू हैं इसके ये आंसर है, आप मेंस में भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का बेसिकली क्या स्पेशल केस रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई है, आसाम में सबसे ज्यादा बेसिकली प्रोटेस्ट क्यों देखे गए थे, ये प्लीज समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ज्यादातर बेसिकली लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग और नॉर्थ ईस्ट की जो गवर्नमेंट है वो सीए के अगेंस्ट है। जी नहीं भाई साहब, नॉर्थ ईस्टर्न जो बेसिकली स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट है वो सीए के अगेंस्ट नहीं है, वो सीए के सपोर्ट में है, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। नॉर्थ ईस्ट के लोग चाहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज के आज, अभी के अभी तुरंत लेकर आइए। नॉर्थ ईस्टर्न्स आर इन सपोर्ट ऑफ सीए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी अगर इलीगल माइग्रेशन की वजह से हुई है किसी एक इंडिया के रीजन को, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रीजन को ही सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। और नॉर्थ ईस्ट में जितने छोटे मोटे आपको सीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे ना, उससे 100 गुना ज्यादा प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सीए के सपोर्ट में देखने को मिलेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखो 1920s में, यानी आज से बेसिकली 100 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जो बंगाल है वहां से, बंगाल यानी बेसिकली आपका बांग्लादेश और बंगाल, अपना इंडिया वाला वेस्ट बंगाल पूरा उसमें आता है, बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या होने लगा, माइग्रेशन होने लगा। अब नॉर्थ ईस्ट का जो बेसिकली कल्चर है, ट्रेडिशन, एथनिसिटी, वो बहुत ज्यादा अलग है। आप उसको किसी दूसरी एथनिसिटी कल्चर के साथ मिक्स नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अलग है वो। तो यहां पर एक तो उनके कल्चर के साथ डिस्टर्बेंस आया, नंबर 1। नंबर 2, 1947 से लेकर 1971 तक बहुत ज्यादा माइग्रेशन हमें आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, स्पेशली आसाम में, जिससे कि जो आसाम की जो लोकल ट्रेडिशन है, कल्चर है, एथनिसिटी है, उनका जो रहने, सोने, खाने पीने, कपड़े पहनने का, सोसाइटी को चलाने का, शादी ब्याह का, बच्चे पैदा करने का, एजुकेशन का, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगी। अब आप सोचिए और समझिए कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आप उस कम्युनिटी में सैकड़ों सालों अपने हिसाब से चीजें चलाए जा रहे हैं जो आपके हिसाब से और कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छी, कोई दूसरी कम्युनिटी एकदम जबरदस्ती इंटरफेयर करने लगे उसमें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये नहीं, वो होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे एंड यू विल फील लाइक कि मेरा घर अब मेरा घर नहीं रहा है। तो इंडिया जैसी कंट्री में डाइवर्सिटी चाहिए, लेकिन सर वो डाइवर्सिटी की भी ना एक लिमिट होती है, एकदम घुसा नहीं देना एक दूसरे को एक दूसरे में, नहीं तो फिर वो डाइवर्सिटी कम और कंफ्लिक्ट ज्यादा क्रिएट करता है। ठीक है, खैर
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1979 से लेकर 1985 तक की, है ना। अब यहाँ पर बेसिकली आसाम में जो है AASU का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और आसाम में 1979 से लेकर 1985 तक बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स पैदा हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है ये आसाम में खत्म होनी चाहिए। दूसरे स्टेट या देश के लोग जबरदस्ती आसाम में आते जा रहे हैं, डेमोग्राफिक बैलेंस जो है वो आसाम का बिगड़ रहा है। तो ये यहां पर देखो, आप मानो या ना मानो, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक तरीके से आप पता नहीं शायद सही ही है। आसाम के लोग यहां पर सही हैं, क्योंकि आप माइग्रेशन करिए, लेकिन एक वो लिमिट में माइग्रेशन होना चाहिए। आपने इतना माइग्रेशन कर दिया आसाम में, डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ गया वहां पे, प्लस वहां का क्लाइमेट भी सेंसिटिव है। भाई आता तो हिमालयन रीजन में ही है ना, माइग्रेशन करते जाएंगे आप, कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, फिर आपको वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसा डिजास्टर देखने को मिल जाएगा वहां पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। खैर, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1985 में। 1985 में फाइनली आसाम अकॉर्ड आता है, और आसाम अकॉर्ड आने के बाद आसाम के लोग थोड़े से शांत होते हैं कि हाँ भैया चलो इंडियन गवर्नमेंट उनकी बात सुन रही है। आसाम अकॉर्ड 1985 में क्या बोलता है? सिटीजनशिप टू ऑल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश हु केम टू आसाम टिल द मिडनाइट ऑफ 24th of March 1971, those who came after that will be deported। आसाम अकॉर्ड 1985 में यह कहा गया कि, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश से या बंगाल, बांग्लादेश वाला रीजन, क्योंकि भाई अभी 24th of March की डेट की बात कर रहा हूं, 16 दिसंबर पहुंचे, 24th of March 1971 को या 24th of March 1971 से पहले जो लोग बांग्लादेश, यानी कि उस टाइम पे जो ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश से जो आसाम में आए उनको सिटीजनशिप दे देंगे। यानी बांग्लादेश बनने से पहले जो लोग आसाम में एंट्री कर गए उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन 24th of March के बाद अगर कोई बांग्लादेश से आसाम आया उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट मतलब यह आदमी बांग्लादेश से आसाम आ गया, इसको आसाम से वापस उठाए, बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उस पर छोड़ के आ गए। तो यहां पर बेसिकली ये आसाम अकॉर्ड जो है वो लाया गया। ठीक, अब इसके बाद 1999 में फाइनली बेसिकली यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया कि जो एनआरसी है उसको बेसिकली अपडेट किया जाएगा, क्योंकि फिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को लगा कि यार आसाम में तो बेसिकली लोग अवेयर थे, आसाम में तो लोकल ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज अवेयर थी, जिस वजह से आसाम की जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया गया। जो लीगल माइग्रेशन हुआ था उसको सपोर्ट किया, जो इलीगल माइग्रेंट है उनको पूरी तरीके से डिपोर्ट करने की बात की गई। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये प्रॉब्लम जो आसाम में है इलीगल माइग्रेशन की, वो कंट्री के दूसरे स्थानों पर भी तो हो सकती है। भाई जब आसाम के लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो दूसरे स्टेट्स के लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे भारत के, और भारत की सरकार क्यों बर्दाश्त करेगी? हम क्यों इलीगली लोगों को बेसिकली अपनी गोद पे बिठा के पालेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर 1999 में सबसे पहली बार बोला गया एनआरसी अपडेट होगी, यानी लिस्ट बनाई जाएगी। एनआरसी है क्या सर? एनआरसी एक तरीके का रजिस्टर है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें पूछा जाता है हाँ भाई इंडिया में रहते हो, बहुत बढ़िया, अच्छा, फिर सारी डिटेलिंग। जैसे आप स्कूल में जाते थे और स्कूल में क्लास टीचर आपकी अटेंडेंस लेता था ना, भारत सरकार सबकी अटेंडेंस लेगी कि असल में इंडिया के रहने वाले हो या नहीं हो, तो उसमें उसी को हम लोग एक तरीके से एनआरसी कहते हैं। ठीक है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, हमें पता रहना चाहिए ना कि भारत के लोग कौन है और भारत के लोग कौन नहीं है, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, अगर आप 10th क्लास में सेक्शन ए में पढ़ रहे हो और सेक्शन बी में पढ़ने वाला बच्चा सेक्शन ए में घुस आएगा, तो आप उस सेक्शन बी के बच्चे को बोलोगे ना कि भाई यहाँ मैथमेटिक्स का पीरियड चल रहा है, तुझे इंग्लिश का पीरियड अटेंड करना है, जाके अपने सेक्शन में बैठो। सेक्शंस को मिक्स थोड़ी ना कर देते हैं, हर बच्चा अपने अपने सेक्शन में बैठेगा ना, तभी तो क्लास का और स्कूल का और एजुकेशन का मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल भारत का भी मैनेजमेंट वैसे ही होगा। भाई जो लोग भारत के वो भारत में रहेंगे ना, जो लोग भारत के नहीं वो क्या कर रहे हैं भारत में? तो थोड़ा सा हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा चीजों को। खैर, अब सीए वर्सेस एनआरसी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। सीए में हम लोग ये देखते हैं, सीए लेस डाउन द क्राइटेरिया ऑफ इलीगल माइग्रेंट। सीए बोलता है कि भैया देखो जो इलीगल माइग्रेंट है उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि भैया आप 2014 से पहले रिलीजियस माइनॉरिटी वाले हैं तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, सिंपल। एनआरसी जो है वो बेसिकली इलीगल माइग्रेंट को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। इसलिए वो बेसिकली क्या, सरकार ने कहा था, आपको याद होगा, क्रोनोलॉजी समझिए, अगर आपको याद हो, पहले एनआरसी आएगा फिर सीए आएगा, क्रोनोलॉजी समझिए।
क्योंकि एनआरसी में आप पहले देखोगे कि इलीगल माइग्रेंट कौन कौन है। भाई इलीगल माइग्रेंट जो है उसको सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है, ये तो कब तब डिसाइड किया जाएगा ना, जब आप पहचानोगे कि इलीगल माइग्रेंट कौन है। पहले तो आप फर्क पहचानिए, इलीगल माइग्रेंट कौन है, लीगल माइग्रेंट कौन है। एनआरसी में ये फर्क पता चल जाएगा, क्योंकि रजिस्टर पूरा बनेगा, लिस्ट पूरी बनेगी करोड़ों लोगों की, हाँ भैया कौन है कौन नहीं है, इलीगल लीगल। तो जो लीगल माइग्रेंट है उसको हटा दो साइड में, चलो भाई आप तो लीगल हो, कोई दिक्कत नहीं। इलीगल माइग्रेंट में 2014 से पहले कौन कौन आए उसके बारे में देखो। हाँ भाई 2014 से पहले कहां से आए हो सर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी कम्युनिटी के हो सर, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, पारसी। अच्छा तुम ले लो सिटीजनशिप। फिर इलीगल माइग्रेंट पे आएंगे, 2014 से पहले कौन कौन आए सर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए। अच्छा कौन सी कम्युनिटी के हो सर, मुस्लिम हो, चलो निकलो यहां से, क्योंकि भाई तुम इस्लामिक कंट्री के में ही रहने वाले मुस्लिम हो ना, तो तुम इंडिया में क्यों आए हो। रिलीजियस परसिक्यूशन तो सर आपके साथ नहीं होता होगा। अब आप ये समझिए ना कि आप हिंदू हैं और मैं हिंदू हूं, ठीक है, मान लीजिए अज्यूम करिए कि आप हिंदू हैं मैं हिंदू हूं और हम दोनों इंडिया में रहते हैं, वैसे तो सेक्युलर कंट्री लेकिन हिंदुइज्म मेजोरिटी में, तो मैं हिंदू होते हुए आपके साथ यानी हिंदू के साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता हूं। दिवाली की पूजा आप भी करते हो, दिवाली की पूजा मैं भी करता हूं, हम दोनों तो इक्वल होगा ना सर, कौन सा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ मैं आपके साथ कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन कर दूं सर, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन कर दूं, रेस का, क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन कर दूं, वो एक अलग बात है, लेकिन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाऊंगा सर मैं आपके साथ, क्योंकि हम दोनों का तो रिलीजन ही सेम है। मैं आपको अगर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करूंगा तो मैं तो अपने ही रिलीजन को गाली दे रहा हूं, कॉमन सेंस की बात है ये। खैर तो यहां पे पहले एनआरसी लाया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर इलीगल माइग्रेंट को सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, वो डिसाइड किया जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं, सीए विल ग्रांट सिटीजनशिप टू रिलीजियस माइनॉरिटीज who entered India on or before 31st of December 2014। CAA 31 दिसंबर 2014 से पहले जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं जो इंडिया में आ गए हैं इलीगली, उनको सिटीजनशिप देगा, क्योंकि रिलीजियस परसिक्यूशन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हुआ। एनआरसी विल इंक्लूड दोज हु कैन प्रूव दैट आइदर दे आर और देयर एंसेस्टर लिव्ड इन इंडिया ऑन और बिफोर 24th of March 1971। भाई जो लोग बेसिकली एनआरसी में क्या होगा कि 24th of March 1971 से पहले आप या आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज इंडिया में आए थे, आप अगर वो प्रूफ कर सकते हैं तो फिर आप एनआरसी के लिस्ट में सेफ है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कैसे प्रूफ करेंगे। भाई आप ये देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फिर भाई वो जो आप बात चली थी कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, है ना, तो उसमें बोल रहे थे कि लोग हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सारी की सारी खोखली बातें हैं। आपको मैं अपना एग्जांपल देता हूं अपनी फैमिली का। आई बिलोंग टू सिंधी कम्युनिटी। सिंधी कम्युनिटी इंडिया में तो थी, लेकिन पार्टीशन के बाद मैक्सिमम ऑफ द सिंधी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में चली गई थी, क्योंकि सिंध प्रांत पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब सिंधी कम्युनिटी सिंध प्रांत या पाकिस्तान से भारत आई। मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, परदादा जी और दादाजी पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 9 के अंडर मेरे ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर और उनकी पूरी फैमिली को सिटीजनशिप दी गई, आर्टिकल 5 to 9। उसके बाद माय डैड वाज बोर्न इन इंडिया, आई वाज बोर्न इन इंडिया एंड माय किड्स विल बी देयर इन इंडिया। तो जो मेरे परदादा जी को सिटीजनशिप मिली वो तो ट्रांसफर हो रही है ना, तो उसका डॉक्यूमेंट तो गवर्नमेंट के पास खुद रखा हुआ है। तो अगर आप 24th of March 1971 से पहले आ गए हो ना इंडिया, और अगर आपने लीगली ली है, तो आपके लीगल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास ही सबमिट होंगे। जैसे अगर आज मेरे डॉक्यूमेंट खो जाते हैं ना, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट के पास है, रिकॉर्ड में सर्च किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इसका भी एक अल्टरनेटिव है, सीए में ये भी लिखा हुआ है, एनआरसी के नियम में ये भी लिखा हुआ है, सेक्शन 4 क्लॉज बी सब क्लॉज 11। याद रखिएगा, सेक्शन 4 क्लॉज बी सब क्लॉज 11। आप पार्लियामेंट के गैजेट में जाके पढ़िए, इस पूरे के पूरे बिल को आपको मिलेगा। सेक्शन 4 क्लॉज बी सब क्लॉज 11, उसमें लिखा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं ढूंढ पाते हो, प्रूफ नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस शहर में, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो इतने सालों से, उस मोहल्ले के जो कम से कम 4 लोग, 4 पीपल, ठीक है ना, 3 या 4 लोग रिटर्न में ये गारंटी दे दे गवर्नमेंट को कि हाँ हाँ ये तो यहीं के हैं, हम तो इन्हें बरसों से देखते आ रहे हैं। तो क्या अगर आप 24th of March 1971 से पहले इंडिया आए हो और पिछले 50-60 सालों से इंडिया में रह रहे हो, आपकी 2-2, 3-3 जनरेशन इंडिया में रह रही है, आपके पड़ोस में रहने वाले लीगल सिटीजन जो है 3 या 4 लोग आपको नहीं जानते जो आपके लिए गारंटी दे सके, किस तरीके की फिर आपने सोसाइटी में खुद को मिक्सअप किया है।
आप समझ रहे हैं, ये भी अल्टरनेटिव है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये जो बेसिकली मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है ना कि जो बेसिकली अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाएगा उसको इंडिया से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई, आप बेसिकली अपनी सिटीजनशिप को ऐसा है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि हम लीगली आए थे, और नहीं बता पा रहे हो तो आसपास के लोगों को बोल दो कि आप हमारे लिए गारंटी ले लीजिए, सिंपल सी बात है। प्लस इसमें एक और इशू आता है, इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि मान लो अगर लोग जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स हैं इलीगली इंडिया में आ गए, कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग, ये मुस्लिम्स इंडिया में आ गए, इलीगली आ गए, तो वो कह रहे हैं छोड़ो, हटाओ, 50-60 साल से तो रह ही रहे ना, तो इतने साल से रह रहे हैं तो सिटीजनशिप दे ही दो ना उन्हें। ये कैसी बात हो गई? वैसे तो अंग्रेज भी हमारे यहाँ 400 साल रह के गए, इलीगली रह के गए, तो क्या सारे यूके के लोगों को मैं इंडिया बुला के क्या सबको सिटीजनशिप दे दूं क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात? वैसे तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे बेसिकली ग्रीक लोगों ने इंडिया पे अटैक किया, 50-50 साल, 100-100 साल रह के गए, तो उनके क्या पोते पोतियों को इंडिया में बुला के सिटीजनशिप में दे दूं क्या? आप इंडिया में 50-60 साल से रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलीगली रह रहे हो। अब मैं कल के दिन जबरदस्ती आपके घर में घुस आऊं और आपके बेडरूम में जाके बैठ जाऊं 10 साल तक बिना मतलब, तो क्या आप अपना घर मेरे नाम कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो हम अपना देश भी किसी और के नाम नहीं करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिटीजनशिप का मामला है और यहाँ पर बेसिकली आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को सोचना पड़ेगा। खैर, अब कुछ और डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस चलिए दो ठीक है इतने। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में सीए, एनआरसी या सिटीजनशिप के लिए काम आएंगे। ये टॉपिक आपको पॉलिटी के लिए भी काम आएगा, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के लिए भी काम आ जाएगा, आपको इंडियन सोसाइटी के लिए भी काम आ जाएगा। कहीं ना कहीं बेसिकली जो पॉपुलेशन माइग्रेशन सेटलमेंट वाला प्रॉब्लम है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो सिलेबस है सर, उसमें भी काम आ जाएगा। बहुत सारे टॉपिक कवर करेगा। आपको इसमें करेक्टिंग हिस्टोरिकल मिस्टेक्स एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, जो माइग्रेशन वाली हुई है। सेक्युलरिज्म क्या अंडर क्वेश्चन है? जी नहीं, बिल्कुल अंडर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सेक्युलर नहीं है। अरे कैसे सेक्युलर नहीं है? ठीक है चलो हमने हिंदुओं को कर दिया, बौद्ध तो एक अलग धर्म है ना, उसको भी तो इंक्लूड किया, सेक्युलर हुआ कि नहीं? जैन एक अलग धर्म है ना, उसको इंक्लूड किया, सेक्युलर तो हुआ ही है। सिख एक अलग धर्म है, उसको इंक्लूड किया, सेक्युलर तो है ही। पारसी एक अलग ही धर्म है, इंडिया का भी नहीं है वो, तो उसको इंक्लूड किया, बिल्कुल सेक्युलर है सीए। प्लस क्रिश्चियन भी तो बेसिकली इंडिया का धर्म नहीं है, उसको भी तो इंक्लूड किया। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुस्लिम्स को हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए नॉन सेक्युलर बन गया। कितना इलॉजिकल है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सारे के सारे रिलीजन होने चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होता, सेक्युलरिज्म का मतलब क्रिश्चियन भी होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब एक सरदार आदमी भी होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब पारसी भी होता है। तो हमने सबको इंक्लूड किया और सिर्फ उन 3 देशों के मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया, तो वो नॉन सेक्युलर हो गया। यानी अगर हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम्स को इंक्लूड किया होता और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया होता, तो आप इसको सेक्युलर बोल देते क्या? नहीं ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसेप्ट क्लैरिटी रखिए सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होते, सारे रिलीजन होते हैं प्लीज। और इस देश और किसी भी कंट्री में माइनॉरिटी की बात करते हैं, इंडिया में बोले माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी का भी मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, माइनॉरिटी का मतलब क्रिश्चियन भी होता है, सिख होता है, जैन होता है, बौद्ध होता है, पारसी होता है। आगे चलते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, रोहिंग्यास को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट बता चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल, वो उन्हें सिक्योरिटी का थ्रेट बता चुके हैं इंटरनल सिक्योरिटी का, क्योंकि उन्होंने कहा रोहिंग्या अगर आएंगे इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, नक्सलिज्म जैसा खालिस्तानी वाला इशू आ जाएगा। क्योंकि ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पर यह कहा है, बॉर्न क्रिमिनल कम्युनिटी है, ये पैदाइशी अपराधी है ये कम्युनिटी। ये मेरा डायलॉग नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल के बारे में, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए अजीत डोभाल ऑन रोहिंग्या। 18 से 20 मिनट का पोडियम पे के पास खड़े होकर इंटरव्यू वो दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, उस पे सुभाष चंद्र बोस से वो कहानी शुरू करते हैं और रोहिंग्या पे आके खत्म करते हैं, उसी में उन्होंने कहा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद नेबर, हाँ इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ऑब्वियसली बात हो सकती है, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब होने का है, क्योंकि उनकी माइनॉरिटीज को हम इंडिया में ला रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इलीगल माइग्रेंट्स तीनों कंट्री से इंडिया आ गए हैं, उनको हम लोग उठा के वापस उनके बॉर्डर पे जाके पटक देंगे, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें ये भी एक सीन है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मान लीजिए कि बांग्लादेश से और पाकिस्तान से कोई इलीगल मुस्लिम आ गया था और इंडिया ने बोला कि नहीं नहीं तुम तो सिटीजन हो ही नहीं, हम तो तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं, और हम क्या, इंडिया क्या करेगी? तो इंडिया सर उनको बॉर्डर के उस पार छोड़ के आ जाएगी। मतलब ये तार है, इसको ऐसा आर्मी ने उठाया और तार के ऊपर से ऐसा फेंक दिया उसको, बोले जा अब अपने पुराने वाले देश। अब लोग कहते हैं कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो उनको नहीं लेगी, तो नहीं लेगी तो ना ले, हम क्या करें इसमें? नहीं लेगी तो ना ले, पड़ा रहे बॉर्डर पे, वहीं पे पड़ा रहे। क्यों इलीगली इंडिया आए थे तुम?
और इलीगली आए थे तो फिर क्यों नहीं बताया तुमने, क्यों नहीं अपना लीगल सर्टिफिकेट कराया? रह लिए ना 50 60 70 साल, अपने परिवार को लेकर आप दूसरी तरफ आइए, और कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जहां पर कोई नहीं रहता, वहां पे अपना घर बना सकते हैं। आगे चलते हैं, इंडिया स्टैंडिंग ऑन गांधीयन नेशन। तो देखिए भाई, गांधीयन नेशन में हमेशा ये बोला है कि जो परसिक्यूटेड लोग हैं, महात्मा गांधी ये कह के गए, महात्मा गांधी की तो बात मान लो कम से कम, महात्मा गांधी ये कह के गए कि जो लोग बेसिकली जिनको जिनको प्रताड़ित किया जाता है धर्म के नाम पर, उनको भारत हमेशा जगह देगा। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है, हमने उनको जगह सीए में दी है। पारसी कम्युनिटी को ईरान में प्रताड़ित किया जा रहा था, हमने जगह दी। श्रीलंका में इंडियन तमिलियंस को प्रताड़ित किया जा रहा था, सर हमने जगह दे दी। लेकिन जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो उनके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए कि भाई दूसरे देश में शांति से जाके रहेंगे, तभी हम उनको बेसिकली क्या करेंगे, उनको हम इंडिया में जगह देंगे। रोहिंग्या वाला सीन नहीं चाहिए कि आप म्यांमार में भी प्रताड़ित हुए, बांग्लादेश में भी प्रताड़ित हुए, बाद में पूरी रिसर्च की तो इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भैया दिक्कत तो रोहिंग्या में ही है, तो हम न ले सकते उनको। और यूनाइटेड नेशन ने रोहिंग्या को बोला कि सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी है। अगर इतनी ही अच्छी कम्युनिटी तो यूनाइटेड नेशन खुद क्यों नहीं रख लेता उनको अपने पास? यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं रख लेता उनको अपने पास? यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं रख लेती उनको अपने पास? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ये क्यों नहीं बुला लेते? इंडिया ही क्यों बुलाए भाई? हम ही क्यों धर्मशाला बने? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सीएनआरसी का टॉपिक था। आई होप जो बहुत सारे कंफ्यूजन से आपके, ये आपके दूर हुए होंगे। आई नो कि बेसिकली हमने जो आज पढ़ा है बहुत सारी चीजों से अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, लेकिन आपको अग्री या डिसएग्री पर्सनल लाइफ में करना है। जो भी चीज मैंने आपको एक एक चीज जो यहाँ पर लिखी है पीछे स्मार्ट बोर्ड में, और एक एक चीज जो मैंने अपने शब्द से बोली है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सीए और एनआरसी के सपोर्ट में मेंस एग्जामिनेशन में लिख के आना है। हाँ, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव लिखा है मैंने, स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद नेबर, है ना, सेक्युलरिज्म अंडर क्वेश्चन, ये एक बेसिकली नेगेटिव पॉइंट लिखा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आपको सभी लिखना है, लेकिन आप एकदम अगेंस्ट में मत हो क्या जाएगा। ये एनआरसी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, 12 दिसंबर को बेसिकली उसको मिल चुका है एसेंट। इट इज अ लॉ ऑफ इंडिया। आने वाले 1-2 साल में वो बहुत जल्द इंप्लीमेंट भी होने वाला है। तो बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक है, आई होप आपको डेप्थ में समझ में आया होगा। अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, एंड इसको बेसिकली आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आपकी एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये सिर्फ 2019 से ही करंट अफेयर में है, और ये आने वाले 2, 3, 4, 5 साल आराम से करंट अफेयर में ये रहने वाला है। बार बार ये चीजें बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इसी तरीके की बेसिकली करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।